नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। एसआईआर को लेकर के घमासान मचा हुआ है। संसद में चुनाव सुधार पर बहस हो रही है। चुनाव सुधार पर बहस हुई, क्या बहस हुई? वही घुसपैठिया, वही पुराना राग जो पिछले 3-4 महीनों से, जब से बिहार में एसआईआर शुरू हुआ है, तब से जो राग बज रहा है, वही राग सत्ता पक्ष ने बजाया। घुसपैठिया बिहार में कहीं मिला नहीं, झारखंड में कहीं घुसपैठिया ढूंढ नहीं पाए, लेकिन घुसपैठिया का राग बज रहा। घुसपैठिया है, क्या घुसपैठिया को रहने देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल रखा है कि क्या घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा दें? लेकिन घुसपैठिया क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? घुसपैठिया ढूंढने का काम किसका है? इस पर गृह मंत्री चुप हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी चुप हो जाती है। ट्रोलर्स को तो कुछ जानकारी नहीं। खुद नरेंद्र मोदी जी को क्या जानकारी है वो आप जानते हैं। जो वंदे मातरम को लेकर के जो उन्होंने कहा, वही सब लोग दोहरा रहे हैं। कल संसद में वापस राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई, नड्डा साहब फिर वही दोहराने लगे राग। नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया। एक बात समझना बड़ा मुश्किल है इनका कि जो बात तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह गलत है, बार बार तथ्य पेश कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं, फिर भी ये झूठ बोलते हैं। संसद में बैठ करके झूठ बोलते हैं, नैरेटिव करते हैं, प्रोपगेंडा खड़ा करते हैं। प्रधानमंत्री पहले करेंगे, फिर गृह मंत्री करेंगे, फिर नड्डा करेंगे, फिर और बाकी जो है चंगू मंगू सब नेता बोलने लगे, और फिर भक्त। एसआईआर को लेकर के भी हो रहा है। एसआईआर जो चुनाव आयोग ने जो एसआईआर किया, बोला एसआईआर पे हम चर्चा नहीं कर सकते, चुनाव सुधार पर चर्चा करेंगे। तो चुनाव सुधार पर चर्चा करते, लेकिन चुनाव सुधार को लेकर के क्या कहा, क्या चर्चा हुई? विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा, क्योंकि चुनाव सुधार पर बात नहीं कर रहे थे। वो गिना रहे थे वो गलतियां, जो गलतियां हुई नहीं, आधा सच आधा झूठ। वो बता रहे थे कि किस तरह से सरदार पटेल के साथ वोट चोरी की गई, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। कब वोट चोरी हुई, उन अमित शाह के अलावा और भाजपा के अलावा कोई जानता नहीं। 1950 ईस्वी में सरदार पटेल की मृत्यु हो गई थी। 1952 और 51 में चुनाव हुआ था। कहाँ वोट चोरी हो गई, वो अमित शाह जी जानते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने वोट चोरी की। इंदिरा गांधी ने कहा वोट चोरी थी? जब हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया और उनका चुनाव कैंसिल हुआ, वो वोट चोरी के आरोप में नहीं हुआ। तो वो आरोप था कि जी, जो राजनारायण ने केस किया था, वो आरोप था कि उन्होंने जो सबमिट किया है खर्च का ब्यौरा, उसमें गड़बड़ी है। और जो कैसे भी गड़बड़ी हो, जानबूझ के हो, अनजाने में हुई, छोड़ दीजिए, इस पर हम बहस नहीं करते। हम उनकी बात मान लेते हैं। हाई कोर्ट ने उस पर फैसला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। कोई चर्चा उसकी उसकी बात नहीं, खाली बस बोल देना है। फिर तीसरा कहा कि सोनिया गांधी नागरिक बनने से पहले वोटर आईडी कार्ड उन्होंने बना लिया था और भारत में वोट देने लगी। प्रियंका गांधी ने इस पर चैलेंज किया कि साबित करो। आज तक 11 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या साबित किया गांधी परिवार के खिलाफ? कौन से आरोप नहीं लगाए? नेहरू के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ कौन सा आरोप साबित किया? नेशनल हेराल्ड वाले मामले में केस चल रहा है, फिर अचानक चुनाव का वक्त आता है तो फिर उसमें एक एफआईआर दर्ज की नई एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। कभी किसी और नेता को पकड़ के ले जाया जाता है। केवल आरोप लगाना है, झूठे एफआईआर दर्ज करना है, केस कहीं नहीं बढ़ रहा। आप याद कीजिए, जब इनकी सरकार नहीं आई थी तब क्या कह रहे थे? तब सुषमा स्वराज भी जिंदा थी। तब कह रहे थे वाड्रा जेल जाएंगे, बहुत बड़ा घोटाला है, वाड्रा जेल जाएंगे। 11 साल में वाड्रा को जेल नहीं भेज पाए। 11 साल हो गए सरकार को, वाड्रा को जेल नहीं भेज पाए। राहुल गांधी को जेल भेजने का प्रयास किया, फालतू के मुकदमे में। गुजरात में जो लोअर कोर्ट है उसने फैसला दिया, 2 साल की सजा सुना दी। हाई कोर्ट ने बहाल रखा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। तो राहुल गांधी को अपमानित करने का, राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोलने का, राहुल गांधी को डेमोरलाइज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। न लोकसभा अध्यक्ष वो मौका छोड़ते हैं, न प्रधानमंत्री, न गृह मंत्री, न कोई और दूसरे नेता। लेकिन इस बार राहुल गांधी जो है धीरे धीरे परिपक्व हो गए हैं। परिपक्व हो गए मतलब वो जूझना सीख गए हैं।
इनकी भाषा से जूझना सीख गए। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी के खिलाफ, जिस तरह के स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ सब एक साथ पिल पड़ते हैं। राहुल गांधी सच बोलते हैं लेकिन उनको झूठा साबित कर दिया जाता है। राहुल गांधी घटना होने से पहले बता देते हैं कि ये होने वाला है। राहुल गांधी को पप्पू बता रहे थे, और चूंकि उनके साथ मीडिया है, तो मीडिया जो है वही ढोल बजाने लगता है, गठर मीडिया जिसको मैं कहता हूँ। तो राहुल गांधी ने मांग की कि भाई ट्रांसपेरेंट बनाइए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं बनाएंगे। ये गीत गिनाने लगे कि जब जो है कब कौन सा कानून बना, इम्यूनिटी तो बहुत पहले दे दी गई थी, हमने तो कुछ नहीं किया। मंत्री ने तो कहा था कि ये सीजीआई ने तो कहा था कि कानून बनाने तक ही चलेगा सीजीआई, प्रधानमंत्री और अपोजिशन लीडर जो है बैठ करके करेंगे, चुनाव आयुक्त का जो चयन करेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं। यही फंक्शनिंग है किसी भी अच्छे समाज की, सभ्य समाज की, सभ्य सरकार की, सही सरकार की। जो सीजीआई का एंट्रेंस हुआ था वो था कि और ट्रांसपेरेंट हो चीजें, और तटस्थ हो, किसी तरफ झुका न दिखाई पड़े। पहले प्रधानमंत्री चुन लेते थे, प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट से बात करके चुन करके राष्ट्रपति के पास भेज देते थे, और वो जो है चुनाव आयुक्त बन जाते थे। ये ऐसा कहा अमित शाह ने, ठीक है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन तब आपने आरोप लगाए थे चुनाव आयोग पर, इस तरह के आरोप लगे थे किसी चुनाव आयुक्त पर। चुनाव आयोग को किसी ने कहा था कि वो कांग्रेस की पॉकेट संस्था है, आपके किसी ने नेता ने कहा था। इसका मतलब उस समय चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा था। नैतिकता भी कोई चीज होती है, लेकिन 2014 के बाद नैतिकता जो है भाड़ में चली गई, कानून भी भाड़ में चला गया। एक ही बचा थेथरई, कितना झूठ बोल सकते हैं, कितना हल्ला मचा सकते हैं। एक ही बात को बार बार बोलो, बार बार बोलो, आधा इधर का, आधा उधर का, आधा किधर का, पता नहीं किधर का, सब बोल के जोड़ करके लगा दो। वंदे मातरम को लेकर के जो बातें की, जो एसआईआर को लेकर के बातें की, दोनों जगहों पर जो सत्ता पक्ष है वो बैकफुट पर नजर आया, क्योंकि उसके पास फैक्ट नहीं, वो झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी ने जब टोका अमित शाह जी को, तो अमित शाह जी जो है बाल खुजाने लगे, हकलाने लगे, क्योंकि उनको पता है कि इस समय जो विपक्ष है बहुत ताकतवर विपक्ष है, उसको सबको संसद से बाहर करके बिल नहीं पास करा सकते अब। उनको ये भी पता है कि देश देख रहा है, और देश को समझ में आने लगा है कि ये भाजपाई जो है प्रोपेगेंडा पे चलते हैं, ये मीडिया के सहारे चलते हैं, झूठ बोल करके चलते हैं, सारे तंत्र को अपनी मुट्ठी में करके चलते हैं। इसलिए जब राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस हर जगह काबिज हो गया है, तो बीजेपी के नेता हंगामा करने लगे। लेकिन हंगामा करने से सच थोड़े बदल जाएगा, सच यही है। और एसआईआर को लेकर के अक्सर कहते हैं कि जब कांग्रेस वाले हारते हैं तो वो वोट चोरी की बात करते हैं, जीतते हैं तो चुप रह जाते हैं। लेकिन वो ऐसा बोलते समय भूल जाते हैं कि जब कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन राहुल गांधी ने सबसे पहले कर्नाटक का मुद्दा उठाया कि कर्नाटक में वोट चोरी हुई है, और सारा प्रमाण के साथ दिया। इसलिए राहुल गांधी ने चैलेंज भी किया कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप जो है डिबेट रखो, नहीं रखेंगे। झूठ बोल देते हैं हर जगह जाकर के कि आप चुनाव आयोग के पास जाइए, आप कोर्ट के पास जाइए। अरे सब जगह गए हुए हैं, चुनाव आयोग क्या रिस्पॉन्ड करता है? और ये कह देने से आपके कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं या जो कोई और कह रहा है वो झूठ है, झूठ को सच से प्रमाणित करना पड़ता है, झूठ के सामने सच को खड़ा करना पड़ता है। सच को खड़ा कीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में एसआईआर होने के बाद भी 1,22,000 मतदाताओं के नाम डुप्लीकेट है। इसको चैलेंज कीजिए, आप साबित करके दिखाइए कि कहाँ है। राहुल गांधी जी बताइए किन किन के नाम जो है गलत है। और अभी सबसे आपको पता है कि 12 राज्यों में चल रहा है एसआईआर। उसमें हालांकि आसाम में एसआर चल रहा है, हालांकि उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है कि भाई एसआईआर क्यों चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी भेजा है चुनाव आयोग के पास। लेकिन इतने सारे मैटर हैं कि बहुत सारे मैटर जो है दब जाते हैं। अभी 11 राज्यों में चल रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, उसमें मध्य प्रदेश भी है, उसमें ये बंगाल भी है, पश्चिम बंगाल भी है। अब पश्चिम बंगाल में जो कि ममता दीदी पश्चिम बंगाल को किसी भी तरह ये के प्रकार जीतना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। बिहार जीतने निकले थे, बिहार तो नीतीश कुमार के हवाले हो गया। मीडिया चिल्लाता रहा, गटर मीडिया की जो है
नीतीश कुमार शिंदे हो जाएंगे, शिंदे हो गए, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन गए। वहां दाल गली नहीं। और मोदी जी को कहना पड़ा कि बिहार जीत के शिल्पकार नीतीश कुमार है। बंगाल में उनको लग रहा है कि बंगाल में हम किसी तरह फतह करेंगे, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी जो है, जो ममता दीदी कहती है, वो पूरे कमर बांध करके खड़ी है। और अभी जो है कृष्णा नगर में एक रैली को संबोधित कर रही थी वो। और उस दौरान जो उन्होंने कहा, वो सीधा दिख रहा है कि ममता बनर्जी आर पार की लड़ाई कर देने के लिए तैयार है। ममता दीदी फेमस है इसी तरह से कि ममता दीदी को आप डरा करके चुप नहीं करा सकते हो। ममता दीदी भी जानती है कानून, ममता दीदी भी जानती है राजनीति। और ममता दीदी इनसे ज्यादा, ये जो बता रहे थे अमित शाह जी सदन में कि हम 30 साल से विधायक और सांसद रहे हैं, ममता दीदी ज्यादा समय से रहेंगे। और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने दम पर मुख्यमंत्री, कोई प्रोपगेंडा फैला करके मुख्यमंत्री नहीं बनी। तो उन्होंने आर पार की लड़ाई की घोषणा एक तरह से कहिए समझिए कर दी। और उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाकर माताओं और बहनों को डराया धमकाया जाएगा, अगर आपके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाते हैं, तो आप इसे बर्दाश्त न करें। आपके पास किचन में हथियार है, महिलाएं आगे बढ़कर लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे। इसको ऐलान जंग कहते हैं। हालांकि हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहती हूं कि कौन अधिक शक्तिशाली, महिलाएं या बीजेपी में सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करती, या बीजेपी। उन्होंने कहा कि कौन अधिक शक्तिशाली है, मैं देखना चाहती हूँ, महिलाएं या बीजेपी। मैं सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करती। ममता बनर्जी अपने बारे में कह रही कि मैं सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करती, मैं धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती हूँ। जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी पैसे का इस्तेमाल करके और दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर जनता को बांटने की कोशिश करती है। ये बीजेपी पे बार बार आरोप लगता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार में, हरियाणा से और कहाँ कहाँ से आते हैं नेता और वोट करते करके गए। और उन्होंने एक बात पर और बहुत गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि क्या अब मुझे दंगाइयों की पार्टी को नागरिकता साबित करने की जरूरत है? तो बीजेपी को दंगाइयों की पार्टी का। और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, हमारे पास एक केंद्रीय गृह मंत्री है, अमित शाह के बारे में बोल रही है। हमारे पास एक केंद्रीय गृह मंत्री हैं जो सभी बंगालियों को बांग्लादेशी करार देकर उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपको मालूम है कि डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, वहां लोगों को रखा जाएगा। आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं। मध्य प्रदेश का मंत्री लगातार कह रहा है कि जो यहाँ एसआईआर में जिनका नाम नहीं आएगा, उनको जब सारी सुविधाएं कट जाएगी, उनका वोटर लिस्ट से नाम तो नहीं आएगा, उनका आधार कार्ड भी खत्म कर दिया जाएगा। असम में डिटेंशन सेंटर बना हुआ था, एनआरसी याद कीजिए। डिटेंशन सेंटर बनेगा, वहां सब लोगों को रखा जाएगा। 19 लाख, फाइनली आया कि 19 लाख लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो नागरिकता के लिए डॉक्यूमेंट मांगते हैं। सबको बांग्लादेशी बना करके भेज दीजिए। नहीं भेज पा रहे हैं, क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? जो सही घुसपैठिया उनको भी नहीं भेज पा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इनको घुसपैठिया नहीं हटाना है। पूरी दुनिया में घुसपैठिया है, भारत में भी। लेकिन इनको घुसपैठिया नहीं भगाना है, इनको घुसपैठिया के नाम पर हिंदू मुसलमान करना है। ये लोग समझ रहे हैं, ममता दीदी भी समझ रही है। इसलिए सीधा उन्होंने चैलेंज किया। और उन्होंने कहा कि लेकिन हम किसी को भी पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर किसी को जबरन निकाला जाता है तो उसे वापस लाने का तरीका हम बखूबी जानते हैं। तो ममता दीदी ने सीधा सीधा जो है अमित शाह जी को चैलेंज किया है कि आपकी हिम्मत है तो यहाँ करके दिखाइए, बांग्लादेशी कहकर घुसपैठियों को निकाल के दिखाइए, फिर हम बताते हैं। और देखिए, चुनाव आयोग भी जो है हर दिन कुछ नया नया रूप धर रहा है। मैं पश्चिम बंगाल की अगर बात करूं पहले, उसके बाद मैं आऊंगा और क्या। पश्चिम बंगाल में देखिए, एक रिपोर्ट छपी है दैनिक भास्कर में, और उस रिपोर्ट में जो है कि सेक्स वर्कर्स जो है, वहां बहुत सारे सेक्स वर्कर्स काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो है फुटपाथ पर, जिनका कोई घर नहीं है, घर से भागे हुए लोग हैं, बच्चे हैं जिनको छोड़ के चले गए, फुटपाथ पे लोग छोड़ के चले जाते हैं। जो गिरोह जो है बच्चों को किडनैप करते हैं, वो बच्चे। वुमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग किस तरह से होता है देश में सबको पता है। बंगाल से, नेपाल से, बांग्लादेश से, हिंदुस्तान के हिस्से से भी ले जाए जाते हैं इस देश से उस देश। फिल्म भी बनी थी, आपने देखा होगा। तो वुमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग तो होता है, उस पर अंकुश नहीं लगाएंगे।
कहीं चर्चा होती है कि हमने इतने बच्चों को, इतनी महिलाओं को बचाया ट्रैफिकिंग वाले मामले में? एक एनसीआर भी डाटा देती है कि इतने हजार गुजरात में गायब हो गई महिलाएं, कुछ पता नहीं चल रहा। इतने हजार फलाना जगह गायब हो गई महिलाएं, कुछ पता नहीं चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा? हर जगह सीसीटीवी लगाया हुआ है। कौन कार में जो है पति पत्नी मिल करके रोमांस कर रहे हैं, कौन सड़क पे क्या कर रहा है, सब नजर रखते हैं। आप उनसे पैसा वसूलते हैं धमकी देकर के। ये धंधा चलाया हुआ है और आपको पता नहीं चलता है कौन कहाँ चला गया। महिलाएं कैसे गायब हो रही हैं, लड़कियां कैसे गायब हो रही हैं। तो उसमें देखिए वो कह रही है, जो दैनिक भास्कर ने जो ये स्टोरी किया उसमें कि मैं सेक्स वर्कर हूँ। माँ भी यही काम करती थी, अब वो बिहार में रहते थे, मैं छोटी थी तभी उनका इंतकाल हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। माँ की उम्र अब 85 साल है। वे 16-17 साल की थी जब पश्चिम बंगाल आ गई थी। बीएलओ एसआईआर के फॉर्म भरवाने घर आ रहे हैं। हमारे पास वोटर आईडी और आधार कार्ड है, लेकिन उन्हें 2002 के डॉक्यूमेंट चाहिए। हमारे पास तो नहीं है, पता नहीं क्या होगा। शायद हमें बांग्लादेशी कहेंगे और भगा देंगे। ये धड़ तमाम जो ये है सेक्स वर्कर्स है और जो लोग हैं जिनके पास घर द्वार, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, उनको ये चिंता है। और लच्छीपुर रेड लाइट एरिया है जहाँ की वोटर लिस्ट में दर्ज करीब 400 महिलाएं सेक्स वर्कर्स हैं। ये एक बार यहाँ आई और फिर घर नहीं लौट पाई। कई ऐसी है जिन्हें बांग्लादेश से लाकर भेज दिया गया। उनके पास वोटर आईडी और आधार कार्ड तो है, लेकिन पुराने डॉक्यूमेंट नहीं। बांग्लादेश से लाकर के बेचा जाता है। ये क्या सरकार को नहीं पता है? तो क्या उनको बाहर फेंक देंगे? मनुष्यता भी कोई चीज होती है, लेकिन इनको क्या कहा जाए। उसके बाद देखिए कि वहाँ के जो एक एक जो एनजीओ है जो काम कर रही है, उसने कहा कि ये जो जिन लड़कियों के घर में पता चल गया कि वे सेक्स वर्कर्स हैं, उन्हें घर से निकाल दिया गया। ये माता पिता के कागज कहाँ से लाएंगे? उन्हें यह भी नहीं पता है कि उनके माता पिता ने 2002 में कहाँ वोट दिया। कई लड़कियां काम के लिए दूसरे राज्यों में जाती हैं। जैसे कोई लड़की मुंबई में है और वोटर लिस्ट में उसका नाम बंगाल में है, उसके लिए फिर यहाँ आना मुश्किल। बिहार में भी सवाल उठे थे कि लेबर जो है, जो कश्मीर में, जो तमिलनाडु में, जो फलाना जगह काम कर रहे हैं, वो जाए वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने के लिए। और अब उसको लेकर के जो है वो, जो पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त हैं मनोज अग्रवाल, उन्होंने कुछ ढील दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल कैंप लगवाया और 8 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल कोलकाता के दुर्गाचरण मित्रा स्ट्रीट के पास लगे शिविर में पहुंचे थे, जो शिविर लगाया गया। यहाँ करीब 11,000 वोटर्स के फॉर्म नहीं मिले हैं। इनमें 3500 सेक्स वर्कर्स हैं। मनोज अग्रवाल ने कहा सेक्स वर्कर्स को ऐसे भी जो है 56 तरीके की परेशानियां हैं। उनसे टैक्स तो वसूला जाता है, लेकिन उनको जो है घटिया जीवन जीने दिया जाता है। मनोज अग्रवाल ने कहा कि हम उन महिलाओं को शामिल करने के लिए विशेष अधिकार दिए हैं जो 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं थी, लेकिन 2021 और 24 में वोट डाल चुकी है। उनके नाम 11 दिसंबर की लिस्ट में सुरक्षित कर दिए जाएंगे। तो ये एक देखिए सही फैसला है। वहाँ के पश्चिम बंगाल के जो चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने ये फैसला दिया है। तो अब हर जगह जो है एसआईआर को लेकर के झगड़ा हो रहा है, तमाशा हो रहा है। और बाकायदा जो है अब तो ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो पश्चिम बंगाल है वहां की डेट बढ़ाने वाली है। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख कल थी। चुनाव आयोग के अधिकारी गुरुवार को फॉर्म डिजिटाइजेशन और जमा करने की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। कल कर रहे थे वो। और कहा जा रहा है कि उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल में भी डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है, जिससे केरल में बढ़ाई गई है 11 दिसंबर से बढ़ा करके 18 दिसंबर कर। तो आप सवाल उठता है कि एसआईआर करना है, कोई अच्छी बात है, करिए। सवाल है कि घुसपैठिया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही, सहमत है। लेकिन घुसपैठिया पे बात करते समय दो बिंदुओं पे ध्यान देना बड़ी जरूरी है। एक तो घुसपैठिया ढूंढने के चक्कर में आप घुसपैठिया ढूंढिए, लेकिन आम आदमी को हरास मत कीजिए। घुसपैठिया ढूंढिए, लेकिन ध्यान रखिए कि जो मजबूर आदमी है, मजबूर इंसान है, उसकी मजबूरी को भी देखिए। आप अपना वोट चमकाने के लिए
आप इस तरह के नारे लगाते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, वो गलत है। और ममता बनर्जी ने जो चैलेंज किया है कि अगर आप हटाएंगे, अगर आप उनको निकालेंगे, तो हमको वापस करने आता है, मतलब सीधा सीधा उन्होंने चैलेंज कर दिया। अब देखना है कि बंगाल में किस तरह से होता है, लेकिन तमाम जगहों पर, उत्तर प्रदेश में भी देखिए घटना हुई है कि उत्तर प्रदेश में करीब 2.5 करोड़ के आसपास लोग, कहा जा रहा है कि वो, उनके 2 जगह वोटर थे, वोटर आईडी थे, 2 जगह उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम रखा था, गांव में भी शहर में भी। ढेर सारे लोग हैं जिनका गांव में भी है, शहर में। अब वो शहर का कैंसिल करके गांव कराना चाहते हैं, डुप्लीकेसी वाली बात। देखिए, चुनाव आयोग जो बात कर रहा है कि वोटर लिस्ट जो है उसमें गड़बड़ी है, ये सही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, लेकिन वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को ठीक करने का तरीका, जो जिस जिस जल्दबाजी में, जिस मकसद से, जिस 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 तरीके से कर रहा है चुनाव आयोग, वो गड़बड़ है। उसमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि वो, उसका काम वो जो कर रहा है उससे लोगों को डरा रहा है। ढेर सारे लोग हैं इस देश में जिसके पास घर नहीं है, ढेर सारे लोग हैं जिसके पास माता पिता का पता नहीं है, ढेर सारे लोग हैं जो कई अलग अलग धंधों में लगे हुए हैं, जिनको घर से निकाला एक तरह से कहिए हो, जिनके पास कोई कागज नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़ाई नहीं की है। आप उनको कह दोगे घुसपैठिया है, उनको सारी सुविधाओं से वंचित कर दोगे, उनको डराओगे कि डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, ये कह के जब आप बोलते हैं, तो सोचिए जो कम पढ़े लिखे लोग, उनके दिल पर क्या बीतती होगी, उनके मन में क्या चलता है, उनको नींद कैसे आती हो। क्या वोटर आईडी कार्ड बनाना जो है नागरिकता साबित करना है? क्या आप अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं? आप गुंडाई कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने उसी गुंडाई का जवाब, मैं कहूंगा उसी तरीके से दिया है कि महिलाएं जो है किचन में आपके पास चीजें हैं, आप तैयार रहिए, देखते हैं महिलाएं जीतती है कि बीजेपी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे नए विषय पर।